भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का अदानी समूह के साथ बिजली खरीदने का करार है, लेकिन बांग्लादेश के विपक्षी दल और सिविल सोसाइटी ने इस करार को लेकर सवाल उठाए हैं। दलील यह दी जा रही है कि कोयले से बनने वाली बिजली बांग्लादेश को महंगी पड़ेगी, लेकिन इन सब के बीच इस बात की कहीं चर्चा नहीं है कि बांग्लादेश को बिजली देने के पीछे की कहानी क्या है। बिजली ने कैसे हजारों लोगों की जिंदगी, झारखंड के कई गांवों की तस्वीर बदल दी है। इन तमाम सवालों की पड़ताल के लिए आज हम आपको ले चलते हैं झारखंड के गोड्डा। आज हम आपको दिखाते हैं गोड्डा से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, जहां से पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए पैदा की जा रही है बिजली। ये भारत बांग्लादेश रिश्ते का पावर कनेक्शन है। यहां बिजली से जुड़े हैं दो देशों की अर्थव्यवस्था के तार। बांग्लादेश के कई कल कारखाने भारत से आने वाली बिजली से चलेंगे। लोगों के घर और शहर भारत से आई बिजली से रोशन होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी को भारत की बिजली से रफ्तार मिलेगी और यह सब कुछ मुमकिन होगा इस पावर प्लांट से। ये झारखंड के गोड्डा में अदानी समूह का थर्मल पावर प्लांट है। यहाँ कोयले से बिजली पैदा की जाती है और यहाँ से बिजली सीधे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भेजने की शुरुआत भी हो चुकी है। इस वक्त हम झारखंड के गोड्डा जिले के उसी थर्मल पावर प्लांट पर मौजूद हैं जिसे अदानी समूह ने बनाया है। ये थर्मल पावर प्लांट कई मायनों में खास है। इसके बारे में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि आज से तकरीबन 5 साल पहले अदानी समूह और बांग्लादेश के बीच 1600 मेगावाट बिजली का एक करार हुआ था और इस करार के मुताबिक आने वाले 25 सालों तक अदानी समूह के इसी थर्मल पावर प्लांट से बांग्लादेश को लगातार बिजली दिया जाना है। दरअसल साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश गए थे। उसी दौरान बांग्लादेश को बिजली दिए जाने को लेकर पहल हुई थी। इसके बाद साल 2017 के नवंबर महीने में बांग्लादेश सरकार के पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने अदानी समूह के साथ करार किया। इसके तहत ही अदानी समूह ने झारखंड के गोड्डा में 1600 मेगावाट का कोयला आधारित पावर प्लांट लगाया। गोड्डा के थर्मल पावर प्लांट के निर्माण का काम तेजी से हुआ और पिछले साल ही 16 दिसंबर 2022 को यहां पहले चरण में 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया। खास बात यह है कि इस पावर प्लांट से झारखंड को भी 25% बिजली मिलेगी। बांग्लादेश को तो फायदा होगा ही, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि गोड्डा पावर प्लांट की बिजली को लेकर बांग्लादेश में अचानक सवाल उठने लगे। बांग्लादेश की चिंता की वजह क्या है? दरअसल बांग्लादेश के बिजली विकास बोर्ड ने अदानी पावर लिमिटेड के साथ 2017 में हुए बिजली खरीद समझौते को संशोधित करने की मांग की है। उनका कहना यह है कि कोयले से बनने वाली बिजली उन्हें महंगी पड़ेगी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 5 साल हुए पहले इस करार पे बांग्लादेश अब क्यों फिक्र जाहिर कर रहा है। बांग्लादेश की टेंशन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 2 साल पहले की ही बात है जब बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश था। यहाँ तक कि बांग्लादेश ने जीडीपी के मामले में भारत को भी पछाड़ दिया था। लेकिन अब बांग्लादेश बदहाली की ओर बढ़ रहा है। उसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज मांगना पड़ा है। कुछ साल पहले तक बांग्लादेश की विदेशी मुद्रा भंडार की हालत बेहतर थी, लेकिन अब उसके सामने बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट पैदा हो गया है। बिजली की कीमत को लेकर बांग्लादेश की फिक्र इस संकट के समय में ही सामने आई। दूसरी तरफ बांग्लादेश को बिजली की बड़ी जरूरत तो है, जो उसे अदानी समूह के गोड्डा थर्मल पावर प्लांट से मिलेगी। तो वहाँ बिजली जाने से क्या है कि उनको जो बांग्लादेश में बिजली की कमी है उसको भी इससे पूरी मिलेगी और उनका वहाँ पे इंफ्रा भी बढ़ेगा। जाके जो और फैक्ट्रियाँ लग रही हैं जहाँ वोल्टेज की दिक्कत आ रही है, मान लो वहाँ 10 घंटे बिजली आ रही है, अगर 24 घंटे बिजली आएगी तो उनकी मशीनरी 24 घंटे चलेगी। पहले कोरोना महामारी और अब रूस यूक्रेन युद्ध के साए में बांग्लादेश अपने देश की बिजली जरूरत पूरी करने में नाकाम हो रहा है। बांग्लादेश अपने यहाँ पावर प्लांट का निर्माण भी करना चाहता है। इन दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे भारत से बिजली की जरूरत है, लेकिन बदले हालात में कोयले की कीमत बढ़ जाने का सीधा असर बिजली की कीमत पर पड़ा है। इसके बावजूद अदानी समूह ने बांग्लादेश को उचित दर पर बिजली देने का भरोसा दिया है। गोड्डा थर्मल पावर प्लांट को लेकर एक अरसे से भारत में भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मसलन गोड्डा थर्मल पावर प्लांट के लिए जिन स्थानीय किसानों ने जमीन दी, उन्हें मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? गोड्डा थर्मल पावर प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिला? कहा यह भी जा रहा है कि गोड्डा थर्मल पावर प्लांट से प्रदूषण बहुत फैले। लोगों की बुनियादी सुविधाओं के लिए क्या किया गया? इन तमाम सवालों की पड़ताल के लिए हम झारखंड के गोड्डा पहुंचे और जो सच्चाई सामने आई वो कहानी बिल्कुल अलग थी। गोड्डा का ये थर्मल पावर प्लांट आज झारखंड के विकास का प्रतीक बन चुका है।
इस पावर प्लांट को बनाने का काम साल 2016 में शुरू हुआ था। इसके लिए अदानी समूह ने गोड्डा के मोतिया इलाके और आसपास के गांव की 650 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। जिन किसानों ने अदानी समूह को पावर प्लांट के लिए जमीन दी, वो इस बात से खुश हैं कि उन्हें जमीन का पूरा मुआवजा मिला। यही नहीं, किसानों के स्वास्थ्य और शिक्षा की बुनियादी जरूरतों के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, जिसका बरसों से इंतजार था। स्वास्थ्य की सुविधा गाँव में हमारे पंचायत में मिलती है, गिरनिया पंचायत में हम बराबर। यही फाउंडेशन वाले आते हैं? फाउंडेशन, अडानी फाउंडेशन से आते हैं। अच्छा, इससे कुछ पैसे वगैरह लिए जाते हैं? नहीं, पैसे से नहीं ले जाते हैं, निःशुल्क है? निःशुल्क है। ये कहा जा रहा था कि अदानी के आने के बाद आप लोग की जो जमीन है वो आपसे ले लिया जाएगा, लिया भी गया होगा? हाँ, दिए हैं जमीन। हाँ, अच्छा खासा रेट भी मिला है, 49 लाख एकड़। 49 लाख रुपए एकड़? एकड़ जमीन की कीमत ये बता रहे हैं कि अब 49 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा मिला है। अगर पहले किसी को जमीन किसी मजबूरी में बेचनी पड़ती थी तो क्या कीमत होती थी उसकी? 30,000 टका एकड़? एकड़ 30,000 रुपए एकड़ था? एकड़ था, बिका है हमरे पड़ोसी गांव, हमरे घर के बगल में। और मुआवजा कितना मिला? 49 लाख। कई किसान हैं जिनकी जिंदगी मुआवजे में मिली रकम से बेहतर हो गई। वजह यह है कि किसानों से झारखंड लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 कानून के तहत ही जमीन ली गई। LARR एक्ट के मुताबिक अदानी प्रोजेक्ट से हर प्रभावित परिवार के सामने मुआवजे के तौर पर सालाना रकम से लेकर नौकरी तक के विकल्प रखे गए थे। बातचीत में कई परिवारों ने खुद नौकरी लेना मंजूर किया। कई ऐसे थे जिन्होंने स्किल ट्रेनिंग लेकर नौकरी ज्वाइन करना पसंद किया। बसंतपुर गांव के रहने वाले वेद प्रकाश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें घर के पास ही एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। मेरा ज़मीन जो है यहाँ माली मुआवजा में गया था। मेरे पास अदानी ज्वाइन करने से पहले 12 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, जोहू में जॉब किया और मैं जिस प्रोफाइल में था सेम प्रोफाइल में मुझे जब यहाँ जॉब ऑफर हुआ तो मैं उस जॉब को ज्वाइन करके यहाँ आया। अदानी समूह के गोड्डा थर्मल पावर प्लांट को लेकर प्रदूषण के सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन अदानी समूह के अनुसार इस पावर प्लांट को बनाने में कई ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे प्रदूषण को रोका जा सके। जैसे पावर प्लांट की चिमनी की ऊंचाई 275 मीटर है, जिससे यहाँ की आबो हवा में प्रदूषण फैलने की कोई गुंजाइश न रहे। पर्यावरण को ध्यान में रखकर इस पावर प्लांट में FGD और SCR तकनीक का इस्तेमाल यंत्र में किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर सिस्टम का उपयोग किया गया है। इसके जरिए सूक्ष्म से सूक्ष्म कार्बन उत्सर्जन को फिल्टर कर प्रदूषण को कम किया जाता है। इन तमाम टेक्नोलॉजी पर अदानी समूह ने 2200 करोड़ अतिरिक्त खर्च किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोड्डा थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए उच्च तापीय और बेहतरीन क्वालिटी का बिटुमेन कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ बहुत ही अत्याधुनिक, जिसको हाईली टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीन जो है, ESP है, और वो वहाँ चल कर के FGR है। ESP तो बहुत महंगी मशीन होती है सर। हाँ, वो सारे यहाँ लगे हुए हैं। गोड्डा थर्मल पावर प्लांट के जरिए झारखंड के विकास की नई तस्वीर सामने आई है, जो यहाँ के गाँव में देखी जा सकती है। क्योंकि यहाँ के अगल बगल के लोगों को एम्प्लॉयमेंट, चिकित्सा की सुविधा, प्लस यहाँ के पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षारोपण और भी जो काम होते हैं, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अडानी की, वो यहाँ ये अपना पूरा करते हैं। लोगों को पीने के लिए साफ पानी का इंतजाम हो या फिर इलाज के लिए चिकित्सा सुविधा, सफाई के नाले से लेकर नए तालाबों के निर्माण तक, गोड्डा के लोगों के लिए ये सब किसी सपने की तरह था जो अब पूरा हो रहा है। आज से कुछ दिन पहले तो यहाँ कुछ था भी नहीं। ये कंपनी आने के बाद ये सब बांध खुदाई हुआ, हम लोग मछली पालन का शुरू किए, इससे लाखों लाख आमदनी होते गया और हम बहुत सारे बेरोजगार को रोजगार मिल गया। बहुत विकास हो रहा है, हो गया है, लोग खुशहाल है, कोई भूखे नहीं मर रहा है। अब ये इलाका में कम से कम हम देखते हैं हर गांव में 4 गो 5 गो गाड़ी आ गया, सब गांव में। गोड्डा में अदानी समूह थर्मल पावर प्लांट के साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को कितना पूरा कर पाया, ये समझने के लिए हम गोड्डा के कई गांवों और कस्बों में गए और इसी पड़ताल में हमारी नजर उन स्कूलों पर गई जहां बच्चों की पढ़ाई और उनके मानसिक विकास के लिए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। पढ़ाई के जो संसाधन हैं वह हम लोगों को हर जगह उपलब्ध कराई जाती है। बीच बीच में आके जांच भी करते हैं, देखते भी हैं। और स्कूल का जो रिजल्ट है विगत 3 वर्षों से
इन सारे वजहों की वजह से विगत 3 वर्षों से 100% हो रहा है। झारखंड का गोड्डा जिला विकास की नई राह पर है, क्योंकि यहाँ गोड्डा थर्मल पावर प्लांट है। यहाँ से पैदा होने वाली कुल बिजली का 25% झारखंड के हिस्से में आएगा। बिजली से विकास की यही कहानी थर्मल पावर प्लांट से करीब 105 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में भी लिखी जाएगी, जो गोड्डा टू बांग्लादेश ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ी है। बांग्लादेश को यहाँ से 25 सालों तक बिजली मिलेगी। फिलहाल करार 1600 मेगावाट का है। ये करार दो देशों के मजबूत रिश्तों की भी मिसाल बनेगा। बात पाकिस्तान की, जहां आज सियासी शोर तेज रहा। सत्ता के लिए हुक्मरान एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाल रहे हैं, लेकिन उसी पाकिस्तान में आवाम 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। पाकिस्तान से आ रही भुखमरी की तस्वीर बता रही है कि जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी फेल हो चुकी है। आईसीयू में अंतिम सांसें ले रही पाकिस्तान की इकोनॉमी की मरहम पट्टी करने के लिए शहबाज शरीफ मुल्क दर मुल्क कटोरा लेकर घूम रहे हैं। आतंक पर निवेश करने वाले पाकिस्तान की कैसे हुई इकोनॉमिक क्रैश, इसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। रिलीफ पैकेज में भी आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है। आटा, ये साबुन या चीनी बहुत महंगी हो गई है। मुल्क में होशरुबा महंगाई में इजाफे का सिलसिला जारी है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 300 रुपए तक महंगा हो गया। रुपए की रोटी 25 रुपए का नान, किधर जाइए? तो आटा मिल ही नहीं रहा, बरसात में मर गए, इस वजह से ही मर जाएंगे। कल हमारे घर में आटा नहीं था, आटे का बोरी उठाया हुआ है, अभी हमारे बच्चे लोग रोटी खाएगा। कराची में डाकू आटे के थैले के लिए लूटमार कर रहे हैं। टोटा कहते हैं जो कबूतरों को, परिंदों को डालते थे, अब हम लोग वो खाने पे मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान की कंगाली वाला उबूलनामा। 86% पाकिस्तानी, 87% पाकिस्तानी बच्चे जो हैं उनको उतना खुराक नहीं मिलती जितनी उनको मिलनी चाहिए, उनको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। 75 साल में डिरेल जिन्ना की 2 नेशन थियरी। ये हम 75 साल के बाद हमने इस कौम को भूख से आज़ाद नहीं किया, इस कौम को प्यास से आज़ाद नहीं किया, इस कौम को जहालत से आज़ाद नहीं किया। आतंकियों पर बेशुमार निवेश, इकोनॉमी हुई क्रैश। इस वक्त मुल्क को, आवाम को रोटी चाहिए, इलेक्शन नहीं चाहिए। रोटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती है। रोटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा संकट है और रोटी पाकिस्तान के लिए फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है। भूखी पाकिस्तान अवाम अब हुक्मरानों से रोटी रोटी का हिसाब मांग रही है। 100 चूहे खा के विली हज पे चली। 75 to 76 ईयर्स के बाद उन्हें इस बात का ख्याल आया। आईसीयू में पहुंच चुकी पाकिस्तानी इकोनॉमी ने अवाम की जेब पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रखी है। रोजमर्रा की जरूरत की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके दाम आसमान न छू रहे हों। कीमतों में रिकॉर्ड स्तर की बढ़त पाकिस्तान न्यूज चैनलों की खबरों में न्यू नॉर्मल हो गई है। ओपन मार्केट में घी, कुकिंग ऑयल, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर दूध, चाय की पत्ती और जूसेस महंगे कर दिए गए। एक तरफ पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है तो दूसरी तरफ हुकूमत के खिलाफ अवाम का गुस्सा लगातार हाई हो रहा है। जिस तरह हर दिन हर चीज़ों की रेट इतने आसमान पे जा रहे हैं, इस तरह हुकूमत चला रही है मुल्क को, इस तरह कोई नहीं चलाता अपने मुल्क। रोटी नहीं है पेट में, तन पे नहीं कपड़ा। हालात के भंवर ने हमें इस तरह जकड़ा। हर एक का यही हाल है, न पेट में रोटी है, न तन पे कपड़ा है। रोटी कपड़ा मकान के नारे थे, वो हवा हो गए, सब भूल गए, सब अपने आप मस्त है सारे जितने भी। लाहौर से लेकर कराची तक मुल्क की आबादी का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फट रहा है, जिसने पाकिस्तान में गृह युद्ध की आहट तेज कर दी है। ये त्रावणी चौक माशाल्लाह बंद हो गया है, क्योंकि अवाम जो है वो गुर्बत से तंग है इस टाइम, तो त्रावणी चौक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान की बर्बादी वाली ये तस्वीरें सुधरेंगी ये दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, और इस बात को अब पाकिस्तान के हुक्मरान भी स्वीकार कर रहे हैं, जो अब तक हकीकत पर भारत विरोधी पर्दा डाल देते थे। ये पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता भी।
धर्म के नाम पर जिन्ना ने जिस पाकिस्तान को बनाया उसका भविष्य किस कदर अंधकार में है, वो आप मिफ्ताह इस्माइल की ज़बानी सुनिए। 86% पाकिस्तानी 87% पाकिस्तानी बच्चे जो हैं उनको उतना खुराक नहीं मिलती जितनी उनको मिलनी चाहिए, उनको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। अब मैं आपको अगला दावा कर रहा हूँ कि जिस बच्चे ने रात को खाना नहीं खाया हो ना, आप दुनिया का बेस्ट टीचर लगा दें, सुबह उसको आप पढ़ा नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री ने कि भूखे पेट पढ़ाई कैसे होगी, लेकिन सवाल है कि जब कर्ज पर पाकिस्तान की जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी तब यही हुक्मरान आतंकियों की फैक्ट्री तैयार कर रहे थे, भारत के खिलाफ नफरत को एकमात्र एजेंडा मान रहे थे। लेकिन जब 2 जून की रोटी का संकट आया तो हुक्मरानों को भी अपनी नाकामियां नजर आने लगी। ये हम 75 साल के बाद हमने इस कौम को भूख से आज़ाद नहीं किया, इस कौम को प्यास से आज़ाद नहीं किया, इस कौम को जहालत से आज़ाद नहीं किया। तो आज जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, वो तो हमारा क्राइसिस है। 22 करोड़ की आबादी पर रोटी का ये संकट इन तस्वीरों से कहीं बड़ा है, क्योंकि वहां तक तो कैमरा भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो आज जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, वो तो हमारा क्राइसिस है। तो ये पाकिस्तान के 10% लोगों का क्राइसिस है कि जो गाड़ियां चलाते हैं और जिनको पेट्रोल महंगा लग रहा है और जो मतलब घी और तेल इस्तेमाल करते हैं और जिनको घी और तेल महंगा लग रहा है, तो हमारा क्राइसिस है। वो तो बेचारा जो सिंध के गांव में या बलूचिस्तान के गांव में या पंजाब के गांव में या केपी के गांव में जो बच्चा रह रहा है, वो तो 75 साल से क्राइसिस में। पहली मर्तबा आप लोग भी गरीब हुए तो थोड़ा आप लोगों को पेट में दर्द होने लगा है। और पाकिस्तान को इस दर्द से राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि जिन्ना का मुल्क दोधारी तलवार पर खड़ा है। कर्ज के लिए पाकिस्तान IMF के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के कर्ज न चुकाने के इतिहास को देखते हुए IMF ने शहबाज सरकार के सामने कड़ी शर्त रखी है। IMF ने कर्ज के बदले पाकिस्तान को एंटी करप्शन टास्क फोर्स का गठन करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी और पेट्रोलियम पदार्थों पर भारी टैक्स लगाने को कहा है। और अगर कर्ज के लिए शहबाज सरकार IMF की शर्त मान लेता है तो जनता महंगाई के भंवर में और फंस जाएगी, जो पहले से ही 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। IMF से जो है अपना बेल आउट लेने के लिए, उसकी वजह से इन्होंने ये उनके कहने पे चीज़ें महंगी की और उस वजह से बिजली भी महंगी हो गई है। जब इस तरह होगा तो हर चीज़ इफेक्ट होगी, तो इस वजह से गरीब ममालिक जो है वो गरीब से गरीब हो जाते हैं। उस कन्या टच है, उन लोगों को कन्या टच है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, और उन लोगों में से करप्शन नहीं है। हम लोग तो जो है ना एक दूसरे का खून पीने के लिए तैयार है। जी, पाकिस्तान के हालात मुझे तो यही दिख रहे हैं कि अगले कोई 50-100 साल भी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह पिछले 60-70 ईयर्स में इंडिया ने तरक्की किया, बांग्लादेश उसके 20 साल बाद आज़ाद होकर हमसे, उनकी GDP हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। कपड़े की दुकान है, इस महीने में जो है ना पिछले साल 3,000 साढ़े 3,000 रुपये में बिल पे कर रहा था, नहीं तो मैं आपको बिल दिखा दूंगा। और इस साल जो है ना इस महीने में हम 14,300 रुपये मैंने परसों बिल जमा कर दिया। साथ इंडिया है हमारे, उनकी वहाँ पे बिजली सस्ती है और वो किसानों को भी बिल्कुल सब्सिडी पे फ्री बिजली प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो उसकी कॉस्ट बिल्कुल कम है और चीज़ें जो है वहाँ पे सस्ती है। जब बिजली महंगी होगी तो हर चीज़ इफेक्ट होगी, उसकी वजह से जो चीज़ों की कीमत है वो भी बढ़ जाती है। पाकिस्तान में दूध 235 रुपए लीटर पहुंच चुका है। 1 किलो चिकन के लिए 700 से 780 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। मीट की कीमत 1000 रुपए पार हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत 272 और डीजल 262 रुपए पर है, जबकि केरोसिन 217 रुपए लीटर बिक रहा है। पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति सालाना आय 5 लाख पाकिस्तानी रुपए है, जो हर महीने 41,500 पाकिस्तानी रुपए बनता है। और अगर एक परिवार रोज सिर्फ 1 लीटर दूध भी खरीदता है तो उसकी कमाई का करीब 1/6 हिस्सा 1 लीटर दूध में ही खत्म हो जाता है। से वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से हम वापस जाएं। क्यों? कि उनके वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, हर चीज़ उनको इजीली भी असर है। यहाँ पे जो कश्मीरी यहाँ पे वो तंग है अभी, वो कह रहे हैं हम वापस इंडिया चले जाएं। हाँ जी, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता खुले और हम वापस चले जाएं। जब हम इधर आए थे ना तो ऐसे सुना था कि बहुत अच्छे हालात हैं इधर के। जब इधर आके पता चला तो घर से पैसे मंगवा के वापसी जा रहे हैं। इतनी महंगाई है ना। ये बताएं, ये जो सेब है इसकी आज की क्या प्राइस है, क्या रेट है आज? 200 रुपए किलो चल रहा है भाई यार। ना 200 रुपए किलो चल रहा है। 200 रुपए। प्याज है उसके रेट का पता है? प्याज के 200 रुपए किलो है भाई यार। किलो है। अच्छा, और इसके अलावा ये जो केला है किस तरह? 150 रुपए दर्जन।
ये बिल्कुल साथ इंडिया है, इंडिया का साइड का कश्मीर है, वहाँ पर प्याज का रेट आपको अंदाजा है क्या है? वो कम होगा भाई यार। आपके कोई रिलेटिव उस साइड के कश्मीर पे रहते हैं? कोई रिलेटिव? रिलेटिव नहीं है, अलबत्ता दोस्त हैं। बात होती है? जी बिल्कुल, रब्ता होता कहते हैं वो। कभी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट के हवाले से पूछा आपने कि वहाँ पे रोड, इस चीज़ के बारे में पूछा है? क्या कहते हैं उस साइड कश्मीर? तो यहाँ से वहाँ पे तो वो कहते हैं जी हमारे पास वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छी है कि वो उन्होंने तो बॉर्डर में भी, बॉर्डर तक वो रोड एक आए हुए हैं जो यहाँ पे समझ लें जो मोटरवे पे भी नहीं है, और उन्होंने मतलब अपने आप को वहाँ पे सिक्योर किया हुआ है कि मतलब कि लोगों को कोई मसला मसाइल ना रखे, उनको फैसिलिटी दे रहे हैं, राशन कार्ड है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है उनको रियायत कीमत में मिल रही हैं। यहाँ पे तो वो चीज़ नजर नहीं, खोता घर का सब बराबर है। और अगर पाकिस्तान कर्ज के लिए IMF की शर्त मान लेता है तो 22 करोड़ की आबादी पर महंगाई का संकट और गहरा हो जाएगा। IMF पाकिस्तान पर कर्ज के बदले इतनी कड़ी शर्त क्यों लगा रहा है? इसकी वजह पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड। पाकिस्तान कर्ज डकार कर चुकाता नहीं है। दूसरा, IMF के मुताबिक पाकिस्तान में चंद लोगों के पास पैसा है भी तो वो टैक्स चोरी करते हैं। इन बातों की गवाही देती है ये तस्वीरें। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन की बेटी की शादी का वीडियो है जो दुबई में हुई। वीडियो में कैप्शन लिखा हुआ है, लाविश पाकिस्तानी वेडिंग इन दुबई ट्रेंड्स। वीडियो में नजर आ रहा है एक बड़े तराजू में एक तरफ दुल्हन बैठी हुई है तो दूसरी तरफ सोने की ईंटों से दुल्हन को तोला जा रहा है। ये उस देश का हाल है जहां अवाम 2 जून की रोटी के संकट से जूझ रही है। IMF के सामने पाकिस्तान के घड़ियाली आंसू काम नहीं आए तो शहबाज शरीफ भीख का कटोरा लेकर कतर रवाना हो गए। ये तस्वीरें कतर एयरपोर्ट की हैं। कतर में UN की लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज यानी कम विकसित देशों की कॉन्फ्रेंस है। पाकिस्तान UN की लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल नहीं है, लेकिन कंगाल पाकिस्तान को जहां भी भीख की उम्मीद दिख रही है वहीं हाथ फैला रहा है। साथ ही कर्ज के लिए IMF के सामने भी नाटक जारी है। शहबाज शरीफ ने जब कर्ज मांगने के सारे खोड़े खोल दिए और फिर भी कर्ज न मिला तो उन्होंने सरकारी खर्चे में कटौती का ऐलान किया। शहबाज ने ऐलान किया कि पाकिस्तान में मंत्री तनख्वाह नहीं लेंगे, मंत्री गैस, बिजली और पानी का बिल खुद भरेंगे, लग्जरी गाड़ियां वापस करेंगे और उन्हें नीलाम किया जाएगा। देश विदेश की यात्रा के लिए इकोनॉमी क्लास में सफर करेंगे, 5 स्टार होटल में नहीं रुकेंगे। सुनने में ये उपाय अच्छे लगते हैं, लेकिन वक्त पर इलाज न मिले तो जख्म नासूर बन जाता है और पाकिस्तान की कंगाली उसका नासूर बन गया है। अब मुल्क के लोगों को यहाँ उम्मीद नहीं दिखती। पासपोर्ट बनाने आए आप? जी, ये भाई का ना पासपोर्ट बनाने के लिए इधर आए थे। पहले काफी दिन पहले इधर जमा करवाया था, आज लेने के लिए आए हैं। क्या वजह, बाहर क्यों जा रहे हैं? बाहर हालात ही बड़े खराब हो गए हम मुल्क के। तो वजह ये है कि हमने आज़ादी हासिल इसलिए की थी कि यहाँ पर रह के ना अपने आने वाले नस्ल को कोई बेहतर मुस्तकबिल दे सकेंगे। लेकिन अब हमारे हुक्मरानों ने हमें आज़ादी आज़ादी के ऊपर लगाया हुआ है, तो हम यही नारे लगाते जा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन वो बेड़ा गर्क हो गया है इसी नारों के चक्कर में। बेड़ा गर्क तो पहले ही हो चुका था, रही सही कसर शहबाज शरीफ ने पूरी कर दी। कैसे, वो देखिए। पिछले साल अप्रैल महीने तक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 86,798 करोड़ था, लेकिन शहबाज के प्रधानमंत्री बनने के करीब 10 महीने बाद फरवरी 2023 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सिकुड़कर 26,942 करोड़ पर पहुंच गया था। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। पिछले साल अप्रैल 2022 में $1 की कीमत 186 पाकिस्तानी रुपए थी, लेकिन 10 महीने के भीतर $1 की कीमत 257 पाकिस्तानी रुपए हो गई। और यही वजह है कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को दिन ब दिन बुरी से बुरी हालत में देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने भी टरकाना शुरू कर दिया। वर्ल्ड बैंक को पाकिस्तान का 9,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज की 2 किश्तें अप्रूव करनी थीं, लेकिन उसने उसे अगले वित्तीय वर्ष तक लटका दिया। और लटकाता भी क्यों ना, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सुधरने वालों में से नहीं, फिर भला पैसा डुबोना क्यों? और इस बात की सबसे ताजा मिसाल है यूएस ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की रिपोर्ट।
जिसके मुताबिक आतंकवादियों के खात्मे को लेकर पाकिस्तान में चलाया जा रहा अभियान भी महज एक दिखावा है। 2020 के मुकाबले 2021 में पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में इजाफा हुआ है और इसीलिए भारत पहले ही कह चुका है कि अगर पाकिस्तान को मदद चाहिए तो पहले उसे अपनी नीयत सुधारनी होगी और एक शांतिप्रिय मुल्क की तरह बर्ताव करना होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।